डोरी भारतीय समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक। तो सोशियोलॉजी का नया चैप्टर है चैलेंजेस बिफोर इंडियन सोसाइटी, एंड द फर्स्ट चैलेंज बिफोर द इंडियन सोसाइटी इज डोरी, यानी दहेज, जो कि हम लोग आसपास में हर ब्याह शादी के अंदर लगभग सुन ही लेते हैं या कहीं कहीं पर देख भी लेते हैं। भले ही यह सामाजिक चुनौती हो, नैतिक चुनौती हो या कानूनी रूप से अवैध हो, बावजूद इसके हमारे समाज के अंदर ये प्रचलित है। इसलिए हिंदुस्तान के समाज के सामने एक बड़ी चुनौती है। चुनौती तो है, पहले अपने को यह समझना होगा कि वास्तव में दहेज होता क्या है। समझ में आ गया? तो पहले लिखो डोरी। डोरी, डोरी, दहेज। दहेज है क्या? दहेज एक प्रकार का लेन देन है जिसके अंदर विवाह संबंध एक संस्कार नहीं मानकर एक प्रकार से क्या माने जाते हैं, वस्तु के रूप में खरीदा और बेचने टाइप में बैलेंस चीजें बनाई जाती है इसके अंदर। ठीक है कि विवाह एक संस्कार है, लेकिन संस्कार के अंदर वधु की कोई कीमत होगी, वर की कोई कीमत होगी। वो एक प्रकार से दहेज को डिफाइन करती है। और दहेज के प्रतिषेध के लिए हिंदुस्तान में एक कानून भी बन रखा है जिसको कहते हैं डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। उसके अंदर डोरी को डिफाइन कर रखा है। पहले हम लोग वो डेफिनेशन लिखेंगे। एज पर द डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, इट वाज द 12th एक्ट। ठीक है, लिखो एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल, any property or valuable security given or agreed to given, any property or valuable security, property and valuable security, valuable security, purity, given or agreed to be given, agreed to be given either directly or indirectly, either directly or indirectly by one party to the marriage to the another party to the marriage, by one party to the marriage to the another party to the marriage, before or after the marriage, before or after the marriage। लिखो विवाह से पहले या बाद में, विवाह से पहले या बाद में विवाह के एक पक्षकार द्वारा, विवाह से पहले या बाद में विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को, विवाह के दूसरे पक्षकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति देना या देने का वादा करना, देना या देने का करार करना, मूल्यवान संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति देना या देने का करार करना, ये क्या होती है? डोरी। अब इसके अंदर किसी भी प्रकार से इसको एक जेंडर की साइड में नहीं रखा गया, दोनों ही जेंडर्स को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। विवाह का एक पक्षकार होता है ब्राइड, दूसरा पक्षकार होता है ग्रूम वाले, एक वधु पक्ष एक वर पक्ष। तो इसमें क्या होता है कि एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को क्या देना? विवाह क्या तो संपत्ति देना या मूल्यवान प्रतिभूति देना, यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी देना। ठीक है, और डायरेक्टली भी दे सकते हैं, इनडायरेक्टली भी दे सकते हैं। समझ में आ गया? विवाह से पहले और विवाह के बाद में ये क्या होती है? दहेज होता है। समझ में आ गया? इसमें मेहर को शामिल नहीं किया जाता, मेहर इज नॉट इंक्लूडेड। यानी मुस्लिम विधि के अनुसार जो मेहर होता है उसमें जो भी महिलाएं शरीयत कानून को मानती है या जो भी विवाह के पक्षकार शरीयत कानून को मानते हैं और उसके अनुसार विवाह करते हैं, उनको मेहर की राशि अदा करनी होती है, जिससे डोरी के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। मेहर इज नॉट इंक्लूडेड। आ गया समझ में? तो दहेज के अंदर क्या होता है कि तो एक पक्षकार वधु पक्ष वर पक्ष या वर पक्ष वधु पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को
कोई संपत्ति देना या मूल्यवान प्रतिभूति देना विवाह से पहले या विवाह के बाद में, यही प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, यही क्या होती है, डोरी होती है, दहेज होता है। आया समझ में दहेज? यानी दहेज के अंदर जरूरी नहीं है वर पक्ष के द्वारा वधु को दिया जाए या वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष को दिया जाए। हम लोग जो कॉमन हमारे समाज में देखते हैं कि जब किसी लड़के का विवाह लड़की के साथ में होता है तो लड़की के माता पिता या उसे रिलेटिव्स के द्वारा लड़के को एक राशि दी जाती है या संपत्ति दी जाती है, मूल्यवान प्रतिभूति दी जाती है, जिसे दहेज कहा जाता है। आम बोलचाल में हम लोग दहेज उसी को ही समझते हैं। गॉट इट? एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। तो पहले हम लोग इसके जो पेनल प्रोविजंस है वो बाद में देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि वाई डोरी, ये दहेज है क्यों है, इसीलिए तो समाज के सामने चैलेंज है। तो पहले दहेज की ऐसी क्या स्थिति आई कि हम लोगों को दहेज लेना और देना पड़ गया, तो वो जानना जरूरी है हमारे लिए। तो लिखो वाई डोरी, वाई डोरी, दहेज क्यों? पहला कारण तो ये, जब हम लोग किसी भी चीज पे सवाल उठाते हैं तो हमारे को उसके जवाब मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, और हमारा एग्जाम भी हमारे सामने केवल सवाल उठाता है और हम लोगों को जवाब देने होते हैं। इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो अपने को ऑटोमेटिकली कई बार ऐसे सवाल आते हैं जो हमारे पढ़े हुए नहीं होते, लेकिन हम लोग उनके जवाब आसानी से खोज सकते हैं क्योंकि हमारा पढ़ा हुआ होता है कभी ना कभी कुछ ना कुछ। ठीक है, लिखो वुमेन आर कंसिडर्ड एज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, महिलाओं को सामाजिक जिम्मेदारी समझा जाता है। वुमेन आर कंसिडर्ड एज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, बेसिकली ये वुमेन आर कंसिडर्ड एज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि समाज के अंदर महिलाओं को सामाजिक जिम्मेदारी समझा जाता है, इसीलिए उनका दहेज देना जरूरी समझा जाता है। समझ में आ गया? सामाजिक जिम्मेदारी किस प्रकार से, वो इसका अगला पॉइंट चल जाएगा। लिखो इकोनॉमिक, फिजिकल एंड सोशल प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक, फिजिकल एंड सोशल प्रोटेक्शन। दूसरा कारण क्या है? इकोनॉमिक, फिजिकल एंड सोशल प्रोटेक्शन, सोशल प्रोटेक्शन, आर्थिक, शारीरिक और सामाजिक सुरक्षा, क्योंकि महिलाएं एक प्रकार की समाज में जिम्मेदारी समझी जाती है और पुरुषों को ये जिम्मेदारी निभानी होती है उनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए, उनकी फिजिकल सिक्योरिटी के लिए और उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए। इसलिए पुरुष ये जिम्मेदारी निभाने के एवज के अंदर कुछ राशि लेते हैं, जिसे समाज के अंदर दहेज कहा जाता है। इट इज अ क्राइम और अनइथिकल एक्ट अगेंस्ट द वुमन। बेसिकली मेल्स के विरुद्ध में भी होता है कई दफा, लेकिन उसका परसेंटेज कम है। हम लोग जब समाज के अंदर ये चीजें देखते हैं तो उसमें पुरुष तो आता है एक, महिलाएं आती है 99, इसलिए ज्यादातर हम लोग बातें करेंगे महिलाओं के विरुद्ध इस सोशल क्राइम की। तो बेसिकली इकोनॉमिक डिपेंडेंसी महिलाओं की बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अब जब हम लोग इसका इकोनॉमिक डिपेंडेंसी देखेंगे तो आगे वाला अपने को पॉइंट पता लग जाएगा, क्योंकि महिलाओं की जो शिक्षा की दर है वो कम है। द लिटरेसी रेट ऑफ वुमन इन द सोसाइटी इज लो, दैट्स व्हाई देयर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन इज टू लो, यानी उसके कारण उनकी जो आर्थिक भागीदारी है वो भी कम होती है। महिलाएं पढ़ी लिखी है, कम है, तो उसके कारण उनको नौकरियां कम है, उनके एंटरप्रेन्योरशिप की भावनाएं थोड़ी सी कम हो जाती है, कारण कि वो मानती है कि जो घरेलू काम है वो महिला की जिम्मेदारी है, बाहर का काम पुरुष की जिम्मेदारी है। बाहर काम करोगे तो पैसा मिलेगा, घर पे काम करोगे तो कोई पैसा नहीं मिलता, केवल इमोशनल सेटिस्फिकेशन मिलता है, जिसे जीडीपी के अंदर शामिल नहीं किया जाता है। इसलिए पुरुष कहता है कि मैं तुम्हारी आर्थिक जिम्मेदारियां निभाऊंगा, तो उसके बदले में पहले पैसे दो, ऐसा माना जाता है समाज के अंदर। फिर जब महिला विवाह करके आती है तो उसके बाद में वो पुरुष से पैसा मांगती है कि 500 रुपए दो, मुझे अपनी छोटी बहन की जन्मदिन पर जाना है, या मेरा भाई आया उसको 100 रुपए देने हैं। तो बार बार पूछता है क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, क्या चाहिए। समझ में आ गया? तो इकोनॉमिक जो डिपेंडेंसी है वो भी दहेज का एक बहुत बड़ा कारण है महिलाओं की। दूसरी उनकी फिजिकल डिपेंडेंसी, इसमें क्या होता है कि महिलाओं के विरुद्ध में फिजिकल वायलेंस बहुत ज्यादा, सेक्सुअल हरासमेंट, फिजिकल वायलेंस, रेप जैसी घटनाएं ज्यादा होती है। तो हर माता पिता की इच्छा होती है कि मेरे के द्वारा ऐसा स्ट्रॉन्ग व्यक्ति ढूंढा जाए जो मेरी बेटी की जिम्मेदारी संभाल सके, उसको फिजिकली सिक्योर कर सके।
यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार से उसके विरुद्ध में कोई क्राइम नहीं होना चाहिए। पहले ये जिम्मेदारी होती है माता पिता की, भाई और जो भी पुरुष सदस्य होते हैं परिवार के, उनकी जिम्मेदारी मानी जाती है। बाद के अंदर जो जिम्मेदारी है उसको शिफ्ट किया जा रहा है दूसरे व्यक्ति पे। अब तो तू दूसरा घर की होगी, ठीक है, आज थारी जिम्मेदारी दूसरा का घर पर। यानी कि उसके बाद में जो माता पिता होते हैं, जो ब्राइड का परिवार होता है, वो फ्री हो जाता है कि अब तू जाने ताला सास रड़ा जाने, तू कहीं करे कहीं न करे। ये हम लोग हमारे समाज में सुनते हैं। बेसिकली उनकी फिजिकल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, कि पैसा अपनी सासू से मांग, पैसे अपने पति से मांग, पैसे अपने ससुर से मांग। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए हम लोगों ने तो तेरे को खूब सारा दहेज दिया था। यानी फिजिकल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी। फिर होती है सोशल सिक्योरिटी। समाज के अंदर ये माना जाता है कि जब भी महिला एक पर्टिकुलर उम्र तय कर लेती है, उसके बाद में उसका विवाह कर दिया जाना चाहिए। और विवाह करना एक सामाजिक जिम्मेदारी है। जब विवाह करेंगे और विवाह के लिए एक प्रकार से माता पिता की जिम्मेदारी मानी जाती है कि अच्छा वर ढूंढे जो उसकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी और उसकी जो सामाजिक सुरक्षा है उसको बनाए रख सके। इसलिए इसको क्या मान लिया जाता है? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल प्रोटेक्शन दे सके उसे। तो सामाजिक प्रोटेक्शन भी मिलता है ताकि उसके किसी भी प्रकार से समाज के अंदर उस महिला को अलग नजरों से ना देखा जाए। समझ में आ गया? इसलिए दहेज की प्रथा ज्यादा बढ़ती है। तीसरा जो पॉइंट आता है वो है लो लिटरेसी। लिखो, कम शिक्षा, लो लिटरेसी, लो लिटरेसी, लो लिटरेसी, कम शिक्षा, लो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इन वुमन। लो इकोनॉमी, लो लिटरेसी, लो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इन वुमन। महिलाओं में शिक्षा दर कम होना तथा आर्थिक भागीदारी कम होना। लो लिटरेसी एंड लो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इन वुमन। महिलाओं में शिक्षा दर कम होना, महिलाओं में शिक्षा दर कम होना तथा आर्थिक स्वायत्ता कम होना। तो आर्थिक स्वायत्ता भी कम है और शिक्षा भी कम है। इसलिए क्या होता है कि दहेज देना पड़ता है। समझ में आ गया? ये सारे के सारे आपस में जुड़े हुए हैं। दहेज देते हैं इसलिए पढ़ाते कम है, पढ़ाते कम है इसलिए दहेज ज्यादा देना पड़ता है। कई बार की जैसे कि एक शब्द आता है कानी का ब्याह में कोतो की कोतु। अब इसमें इसका मतलब होता है जब एक कमी होती है। कमी क्या है यहाँ पर? पढ़ी लिखी कम है। पढ़ी लिखी कम है तो आपको ढूंढना ऐसा वर जो वर उसकी इकोनॉमिक, फिजिकल और सोशल प्रोटेक्शन दे सके, ये सुरक्षाएं उसे प्रदान कर सके। उस दौरान एक व्यक्ति को जो कि थोड़ा सा इकोनॉमिकली कम है, उसको लड़की के पिता के द्वारा कुछ पैसा दिया जाता है और वो फिर वहां पे एडजस्ट कर लेता है कि जो भी कमियां हैं, कि तुम्हारे व्यक्तित्व के जो भी ऐब हैं वो एक ही चीज से पूरे हो सकते हैं, वो है पैसा। जीवन के अंदर पैसा कमा लो तो तुम्हारे सारे के सारे ऐब ढक जाएंगे। तुम्हारी ये जो ऐब है ये स्टाइल लगने लगेंगे लोगों को। होता है या नहीं होता? तो यहां पर फिर ये खरीद फरोख्त की टाइप में हम लोग दहेज को एक प्रकार से खरीद फरोख्त कह सकते हैं। कारण ये रहा या नहीं रहा? समाज में हम यही कारण दे। आगे लिखो, सोशल प्रेस्टीज एंड शो ऑफ। अब नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे हम लोग। सोशल प्रेस्टीज, सोशल प्रेस्टीज एंड शो ऑफ, दिखावा तथा सामाजिक प्रतिष्ठा। शो ऑफ, शो ऑफ, दिखावा, दिखावा कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी के अंदर क्रेटा दी थी तो हम फॉर्च्यूनर देंगे, तो मासी ने फॉर्च्यूनर दी तो हम लोग रेंज रोवर देंगे, तो उन्होंने रेंज रोवर दी तो हम लोग बीएम का हाई लेवल जो भी नया वेरिएंट आया है, जो भी वर्जन आया है वो दे देंगे। समझ में आ गया? कोरोना का वेरिएंट नहीं, नया जो वर्जन आया है वो दे देंगे। एक प्रकार से आपका क्या होता है? सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव होता है। क्योंकि जब भी आपस में ज्यादातर क्या महिलाएं जिम्मेदार है इसके लिए। महिलाएं जब आपस में बैठती है कि ठेकाई दियो ताजी भाई ने, ठीक है ना, फिर दूसरी बोलती है कि हमने ऐसा दिया, आपने ऐसा दिया, कि हम तो आपसे ज्यादा ही करेंगे। और कई बार कंपटीशन हो जाता है, ये सामाजिक कंपटीशन भी है कि आपसे ज्यादा दिया जाएगा हमारे द्वारा, कि उनसे चाहे 1 रुपया ज्यादा दो, हम लोग दहेज का 1 रुपया भी ज्यादा देंगे। उन्होंने कितना तोड़ा गहना डाला? साहब उन्होंने तो 31 तोला, हम लोग 41, उन्होंने 51, तो हम 1 किलो तोल के देंगे बकायदा। सोनी जी को बुलाएंगे और तोल के
देंगे। उन्होंने तो नॉर्मल सोने का गहना बनाया था, हम लोग कुंदन का बनाएंगे, चांदी का साथ में और बना देंगे। यानी इस प्रकार से हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहते हैं, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा। समाज के अंदर बेसिकली क्या है कि जो जितना ज्यादा विवाह बेहतर करेगा, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा समाजों के अंदर बेहतर मान ली जाती है, उसका समाज में एकदम से दर्जा बढ़ जाता है, जैसा जैसे हम समाजों में रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी में 2-4 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, तो पूरा समाज उसको मानने लग जाएगा कि वास्तव के अंदर ये पैसे वाले व्यक्ति हैं और इनकी समाज के अंदर थोड़ी सी प्रतिष्ठा माना जाएगा। उन्होंने काम सामाजिक रूप से गलत किया है, लेकिन समाज के अंदर उनकी प्रतिष्ठा हो जाती है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नॉट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। गलत काम करते हो, समाज में प्रतिष्ठा गिरनी चाहिए, लेकिन सामाजिक बुराई है, नैतिक बुराई, इसलिए आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। व्यक्ति के द्वारा दिखाया जाता है कि आई एम ए पावरफुल मैन और मेरे पास में इतना सारा पैसा है, शो ऑफ करना चाहता है व्यक्ति, बकायदा दिखाया जाता है। इसीलिए जब हम लोग पुराने जमाने के अंदर, आजकल भी जाते होंगे, ब्याह शादी में जाते तो बकायदा दहेज का प्रदर्शन किया जाता था कि ये दहेज, और एक प्रथा रखी जाती थी कि उस दौरान बहुत सारे जो बाराती हैं वो सारे जाएंगे और दहेज को देखेंगे और पूरा एक मौका मुआवना करेंगे पूरा उसका। फिर कुछ जो जिम्मेदार व्यक्ति होता था वो अपने हाथ में थाल रखता गहने का और सबको दिखाता कि 2.5 तोला का बाजू, 5 तोला का बाजू, ये 8 तो वही लेके आते हैं, नहीं है क्या, ये 15 तोला की डाली तो हम लोगों ने हार डाल लिया 5 तोला का पूरा देखो 2 सोना की पाजेबा था, गांव में पहली बार आई है। यानी इस टाइप के हमारे को बताई जाती थी चीजें। ये पलंग है, इतने सारे बेस हैं, सारा जो सामान होता था वो सारा दिखाया जाता था, बकायदा दहेज का एक प्रदर्शन होता था। कुछ लोग उसको नकार देते, और जब भी हम लोग घर पे वापस बारात से होकर घर पे जाते तो हमसे सवाल पूछा जाता, डाइजम गाइंदी हो। फिर हमारे द्वारा बकायदा लिस्ट बना के रखी जाती थी और बताया जाता था ये सामान दिया था डाइजे के अंदर। अगर डाइजे में बेहतर दे दिया और बारात की आओ भगत बेहतर नहीं करी कि डाइजो तो बांका जासी, हमारे को क्या मिला। बारात की आओ भगत बढ़िया कर दी, डाइजा कम दे दिया कि डाइजा, अब मैंने देखा ही नहीं डाइजा, समझ में आ गया। तो एक ऐसा सिस्टम है हमारे समाज के अंदर, इसलिए उसको सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय मान लिया जाता है। जब वहां पे डाइजा पहले बारात को दिखाने से पहले अपने खुद के रिलेटिव्स को, घर वालों को दिखाया जाता है, उस दौरान आप पे सवाल खड़े होते हैं कि आपके पास में तो पैसा बहुत है, आपने इतना ही कम क्यों दिया बेटी को। बेसिकली जो कारण था यह है कि एक प्रकार से दहेज अलग चीज है। दहेज के अंदर क्या था, पुराने जमाने के अंदर तो एक प्रकार से प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर है उसका साधन हुआ करता था, इट वाज ए टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर। बाद के अंदर ये बुराई बन जाती है। क्या होता था कि पिता की जो जमीनें होती, जायदाद होती या संपत्ति होती, उसके अंदर पुत्र को तो भागीदारी मिल जाती, लेकिन जो उनकी बेटियां होती उनका उसके अंदर हिस्सेदारी तय करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया था, जिसको बाद में वो समाज एक बुराई बन गई, दहेज। नॉट ओनली इन इंडियन सोसाइटी बट आल्सो इन ईरानियन सोसाइटी, आल्सो इन यूरोपियन सोसाइटी दहेज इज वेरी प्रिविलेंट। वहां पर भी डोरी एक प्रकार से बहुत ज्यादा प्रिविलेंट है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो, वहां पे भी पिता की जो भागीदारी यानी संपत्ति है उसके अंदर हिस्सेदारी का तरीका एक प्रकार से दहेज होता है। ईरानियन जो सभ्यता है वहां पर भी दहेज रहता है, और हमारी जो सभ्यता थी उसके अंदर भी दहेज एक प्रकार से पिता की संपत्ति में पुत्रियों की हिस्सेदारी तय करने का माध्यम साधन माना गया था। इसमें क्या होता है कि पुत्रों को वो संपत्ति मिल गई, बेटी को नहीं मिली, तो बेटी को क्या किया जाता है, उसे विवाह के अंदर खूब सारा पैसा लगा दिया जाता है, साथ में उसको ऐसा सामान दे दिया जाता है जो उससे रोजमर्रा के जीवन में काम आए। ठीक है, कि बेसिक जो सामान होता है उस सामान को तो हमारा जो डोरी प्रोहिबिशन एक्ट है 1961 का, उसके अंदर क्राइम नहीं माना गया है। वो जो आपको विवाह के दौरान गिफ्ट दिए जाते हैं, प्रेजेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द डोरी, और जो प्रेजेंट्स है उसके लिए अलग से एक्ट बन रखा है, द नोटिफिकेशन द लिस्टिंग ऑफ द प्रेजेंट्स एक्ट 1962। उसके अंदर आपको जो भी लिस्ट वो गिफ्ट मिलते हैं उसकी बकायदा आपके पास में लिस्ट होनी चाहिए। ग्रूम अपनी लिस्ट बनाएगा, ब्राइड अपनी लिस्ट बनाएगा, और उनकी कीमत तय की जाएगी बाद के अंदर। ये भी भारत सरकार ने एक एक्ट बना रखा है। तो आपको जो संपत्ति दी जाती है विवाह के दौरान, वो संपत्ति एक प्रकार से प्रॉपर्टी ट्रांसफर है, ताकि बेटी को उसके पिता की जो संपत्ति है उसके अंदर या पूर्वजों की जो संपत्ति है उसके अंदर कुछ ना कुछ हिस्सेदारी मिल जाए। फिर इसी एक्ट के अंदर एक बात आती है कि जो ये आपको संपत्ति दी जा रही है,
इस डोरी का ट्रांसफर उस पत्नी के नाम पे कर दिया जाता है। बेसिकली जब दहेज में कुछ गाड़ियां दी जाती है तो वो गाड़ी नाम किसकी होती है, बेटी के नाम होती है या ससुर के, ससुर के नाम हो जाती है। सिंपल है। जो पैसा दिया जाता है वो किसके पास जाता है, ससुर के पास में, और पैसा ब्याह में जो खर्च होता है उसमें चूक जाता है, नहीं होता क्या, किसी को ज्यादा मिल जाता है वो व्यक्ति कोई ब्याज पे चढ़ा देता है, ठीक है, या कोई मांग तोड़े होते हैं उनको चुका देता है। बेसिकली यही काम किए जाते हैं। और कोई जो सामान आता है, गहना आता है, आधा थोड़ा सा कोई बहन को डाल दे, चेन तो मन सोची लाजिए, बाढ़ रुकाई का देशों को नहीं गए, यानी जो बाढ़ रुकाई होती है उसके आपको देने पड़ जाते हैं, यानी ज्यादातर चीजें तो चली जाती है। बाद के अंदर इसी एक्ट के अंदर मेंशन किया गया है कि जो सामान बच जाता है वो जो ब्राइड है उसको ट्रांसफर कर दिया जाए, ठीक है, उसकी संपत्ति होनी चाहिए। तो हम लोग जो प्रेजेंट्स मान रहे हैं यानी गिफ्ट मान रहे हैं, उसके अंदर ऐसा किया जाना चाहिए कि जब भी किसी पिता के द्वारा अपनी बेटी को कुछ दिया जा रहा है तो उसके खाते में जमा कराएं या उसको गाड़ी उसके नाम कराएं। गहने की लिस्टिंग जो खरीदारी उसके नाम से की जाए, उससे क्या होता है, उसकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी आती है। कई बार आता है छोटी सी बात पे हम लोग पिज्जा हट पे गए, वहां पे एक स्लाइस को लेके हमारी लड़ाई हो गई, एक टी शर्ट को लेके लड़ाई हो गई, कोई बोलता है ये सरोजनी मार्केट से खरीदी है, किसी ने कहा कि मैं जारा से लेके आई, फिर उसको लेके हमारी लड़ाई हो गई। लड़ाई हो गई तो बात आ गई तलाक तक। जब तलाक हुआ उस दौरान आपकी संपत्ति आपके पास में होनी चाहिए, तो महिला की जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी होती है वो मेंटेन रह जाती है और सोशल सिक्योरिटी मेंटेन रह जाती है। आया समझ में? इसीलिए इसको वापस आते हैं इसी पे, इसको मान लिया गया सोशल प्रेस्टीज का हिस्सा, मान लिया गया है शो ऑफ का हिस्सा, ठीक है। इस कारण से हमारे समाज में डोरी फैल रही है। नेक्स्ट कारण लिखो, फॉर बेटर मैच, फॉर बेटर मैच, अच्छे जोड़े के लिए, फॉर बेटर मैच, फॉर बेटर मैच, क्या, अच्छे जोड़े के लिए, ठीक है ना, यानी जोड़ा बेहतर मिलता है, इसलिए क्या चाहिए होता है, दहेज। बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम शादी करने जाते हैं या लड़का ढूंढने जाते हैं, ठीक है, या लड़की ढूंढने जाते हैं, तो पहले देखा जाता है कि लड़का ढूंढने गए तो पहले देखा जाता है नौकरी। अगर उस लड़के की सरकार की नौकरी है तो वो सबसे बेस्ट, सुटेबल, मोस्ट, ठीक है ना, प्रिफर्ड बैचलर हो गया वो। उसके बाद उसका देखा जाता है खानदान, कि उसे खानदान में कोई खानदानी खामी तो नहीं है ना, जमीन जायदाद कितनी है उसकी, आसपास के रिलेटिव कितने हैं। इसलिए हम लोग जब अपना बायोडाटा बनाते हैं, बायोडाटा ही होता है ना शायद, विवाह के दौरान देते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर हम सब कुछ लिख देते हैं कि मासोसा ये है, मासी ये है, फूफोसा ये है, काकीसा, काकोसा, सबका रिलेशन, भाई सबका बता देते हैं कि आई एम दैट पर्सन, ठीक है ना। उससे क्या होता है कि व्यक्ति ये बताने के बाद में अपना प्रेजेंटेशन दे देता है। उसके बाद में जो व्यक्ति ढूंढ रहा है अपनी बेटी के लिए बेटर ग्रूम, तो वो चाहता है कि उसकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो। सरकार की नौकरी आपको इकोनॉमिक सिक्योरिटी देती है, सरकार की नौकरी आपको सोशल सिक्योरिटी देती है। सरकार की नौकरी वाले जमाई सा की इज्जत ज्यादा होगी, प्राइवेट वाले भले ही उनसे 3 गुना 4 गुना ज्यादा कमा रहे होंगे तो भी एक समाज के अंदर उनकी रेस्पेक्ट होती है। समझ में आ गया? चला हुआ जिप्सी, यानी जिप्सी चलाते हैं तो उनकी। और दूसरा क्या होता है कि वहां पे आपको प्रोटेक्ट कर लेंगे पूरी तरह से, इसलिए उसकी कीमत के लिए फॉर बेटर मैच के लिए पिता के, लड़की के पिता के द्वारा दहेज दिया जाता है। जैसे ही रिजल्ट आते हैं सरकार की नौकरियों के, उसी दौरान जैसे आरपीएससी के रिजल्ट आए, आरएएस के, तो लिस्टें चलना स्टार्ट हो जाती है। लिस्ट चलती है तो लोग विवाह के लिए अप्रोच करते हैं और उसी दौरान देखते हैं कि मैं ऐसे ढंग से, और खुले प्रस्ताव दिए जाते हैं लोगों को। समाज की तभी तो बुराई यही है, दिक्कत यहाँ पे आ जाती है। खुले प्रस्ताव होते हैं कई जगह अनखुले प्रस्ताव होते हैं। समझ में आ गया? जब तक वो व्यक्ति, देखो आप लोग तैयारी कर रहे हो, अभी भी बेहतर इंसान हो, लेकिन सगाई नहीं आती है। लेकिन जैसे ही आपका सिलेक्शन हो गया उसके बाद में लाइन लग जाएगी। लाइन अब क्या हो गया कि पहले आप रिजेक्टेड पीस थे, अब आप बहुत ज्यादा प्रिफर्ड पीस हो, यानी आपका जो सिक्का था वो चलने लग गया है। जब समाज में सिक्का चलने लग जाता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है, और वैल्यू होती है तो उसके द्वारा कुछ उसी कीमत हो जाती है, और उसी कीमत को कहा जाता है समाज के अंदर दहेज। समझ में आ गया? उस व्यक्ति को इतना ज्यादा लालच दिया जाता है कि वो हार तोड़कर हर हाल में दहेज लेने के लिए तैयार हो ही जाता है। इसके अंदर केवल एक पक्ष की कमी नहीं है, सामाजिक बुराई हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे वधु पक्ष भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि वर पक्ष है।
कई बार व्यक्ति को कहा जाता कर लो कर लो कर लो, फिर वो जैसे कि रेट पहले यहाँ पर वो जी नहीं नहीं इतने का तो नहीं हूं मैं, इतना इतने का भी नहीं, इतना इतने का भी नहीं। फिर देखता है जी मेरी जितने भी मेरे आसपास से दुख है कि मेरे पास में मकान नहीं है, गाड़ी नहीं है, ठीक है ना, पैसा नहीं है, फोन भी मेरे पास में ढंग का नहीं है, नहीं है क्या, एक 5,000 का फोन लेके घूम रहा हूँ, मोटरसाइकिल भी नहीं है, मेरे पास में कपड़े भी ढंग के नहीं है, कुछ सोने की चेन तो पहनूं पहली बार जीवन में, ठीक है। उसके लिए फिर वो तैयार हो जाता है जी मेरी सिक्योरिटी एस्टेब्लिश हो गई। पढ़ा जिस लिए था, फिर व्यक्ति के द्वारा ऑटोमेटिकली अपने आप को एग्री कर लिया जाता है कि अब तो ले लेना चाहिए, क्योंकि मैं ही बेटर मैच हूं, मेरे आसपास में तो किसी की आई नहीं रही, मेरी मेरी आ रही है, और एक नहीं 100 आ रही है। तो फिर व्यक्ति थोड़ा सा, और आ रही है उसमें भी एक एक व्यक्ति के द्वारा, हम लोग इसमें ये नहीं देखते, पहले तो फोटो देखते हैं, फोटो से पहले हम लोग देखते हैं खानदान को देख लेते हैं, फोटो बाद में देखी जाती है व्यक्ति के द्वारा, पहले उसका प्रोफाइल चेक किया जाता है, उसे पिता का प्रोफाइल चेक किया जाता है। पिता का प्रोफाइल चेक करने का यह मतलब होता है कि कितना आ जाएगा, समझ में आया? दिस इज फॉर द बेटर मैच। अब उस व्यक्ति की भी गलती नहीं है, क्योंकि पहले उसको रिजेक्ट किया गया था, फिर उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, समझ में आ गया? फिर इसे सॉल्यूशन भी देखेंगे हम लोग, किस प्रकार से सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो बेसिकली ये हमारे समाज के अंदर एक दहेज के लिए जिम्मेदार कारण होते हैं। आया समझ में थोड़ा बहुत कि दहेज क्यों हमारे समाज के लिए, क्यों दहेज लेते हैं लोग, क्यों दहेज जैसी प्रथा हमारे समाज के अंदर फैल चुकी है, समझ में आ गया? दहेज का एक कारण ये भी रहता है कि हमारे जो ब्याह शादी होते हैं वो आपको फिक्स जगह ही करने हैं, यानी कि लो अवेलेबिलिटी ऑफ द परफेक्ट मैचेस, लिखो उपयुक्त जोड़ों की कमी, ठीक है, लो अवेलेबिलिटी ऑफ परफेक्ट मैचेस, उपयुक्त जोड़ों की कमी, यही है समाज के अंदर, जो कि हम लोग जब स्टडी करते हैं बेसिक तरीके से हमारी सोशियोलॉजी को, तब यही हमारे सामने आते हैं। कारण क्या है कि आपको एक फिक्स जगह पे ही विवाह करना होगा, आप अपनी जाति में ही विवाह करोगे, बेसिकली हमारे समाज की व्यवस्था यह है। जाति में भी विवाह करोगे तो मिताक्षरा तो यह कहती है कि आपको अपने पिता की 5 पीढ़ियां और अपनी माता की 3 पीढ़ियों को छोड़ देना होता है, बाकी टाल के सब में विवाह कर लो। लेकिन दिक्कत कहां पे आती है कि आपको और भी लोगों को टालना होगा। अगर मान लो कि आपकी जो माता जी है वो भोजराज जी के, राव जी का, कोई भी और होते हैं ना, उनमें तो पूरा का पूरा आपको टाल देना होगा, वहां पे विवाह नहीं करोगे। फिर आप इस पर्टिकुलर आपकी जो गोत्र है उसमें भी आप विवाह नहीं कर सकते। अगर मान लो कोई व्यक्ति, मान लो चेतन तिवारी, तिवारियों में विवाह कर सकता है? नहीं कर सकता। कर सकता है? नहीं कर सकता। जैसे अभी कोई राठौड़ है, राठौड़ों में विवाह नहीं कर सकता, ये क्योंकि उसमें मान दिया जाता है ये दोनों तो भाई बहन है, समझ में आ गया? इस कारण से क्या होता है कि जब हमारे समाज में, यानी हमारे जो प्राचीन ग्रंथ थे उनसे क्या हो गया, थोड़ा सा हम लोगों ने और ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाए। जब रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं तब समाज में अंदर बुराइयां आती है। जितना हम लोग समाज को खुला छोड़ते हैं उतनी बुराइयां कम हो जाती है, समझ में आ गया? क्योंकि हम लोग जब पुराने जमाने के अंदर देखते हैं तो वहां पे पुराने टाइम के अंदर आपको विवाह की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। इवन जब दुर्योधन और श्री कृष्ण के वंश के बीच में लड़ाइयां चल रही थी, उसी दौरान जो दुर्योधन की बेटी है उनको प्रेम हो जाता है श्री कृष्ण के बेटे के साथ में, और युद्ध से 2 दिन पहले उनका विवाह करवा देते हैं। यानी वहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइसेस बहुत ज्यादा थी, यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइसेस कम है। कई बार अच्छा लड़का या लड़की मिल रही होती है आपके दूसरे गोत्र में, लेकिन वहां पे आप विवाह नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे रेस्ट्रिक्टेड है बहुत ज्यादा। दूसरी जाति में विवाह थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है, वहां पे दूसरे धर्म में विवाह पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। इसलिए ही तो डोरी फिर धीरे धीरे अपने आप को समाज की बेड़ियों के अंदर व्यक्ति जकड़ा पाता है, समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो फिर, हो गया क्या? दलाल भी पैसे लेते हैं? हाँ, ज्यादा दिलवाने के कम दिलवाने, ब्याह कराने के लेते हैं, जिनका विवाह नहीं होता है ना, दलाल नहीं कह सकते उनको, उनके लिए जो बेहतर शब्द रहेगा बीच में जैसे कुछ होते हैं बिचौलिया भी नहीं कहते, ठीक है? कई लोगों को जिम्मे उनको बड़ी रेस्पेक्ट से माना जाता है, बुआ जी, ताई जी, बाबूसा, नहीं, या पंडित जी, ठीक है ना, ऐसे शब्द उनके लिए उपयोग में किए जाते हैं, अलग अलग होते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो विवाह के एक्सपर्ट होते हैं, उनको पूरी जानकारी रहती है किस प्रकार से विवाह करवाना है और कैसे कैसे सारी चीजों को मैनेज करना है।
उनकी बड़ा सम्मान से शब्द उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो फिर। देख रहे हो विनोद? सर ठीक है, डोरीज। नेक्स्ट, ये तो क्या थे हमारे, क्या थे ये, क्यों कारण थे। अब लिखो, डोरीज सोशल एंड इथिकल चैलेंज बाय इंडियन सोसाइटी। अब नया सवाल उठ खड़ा होता है, ठीक है ना, जब इतनी सारी ये दिक्कतें आ गई तो एक नया सवाल आ गया है। डोरीज सोशल एंड इथिकल चैलेंज बाय इंडियन सोसाइटी। डोरीज सोशल एंड इथिकल चैलेंज बाय इंडियन सोसाइटी, नहीं, बिफोर इंडियन सोसाइटी। डोरीज सोशल एंड इथिकल चैलेंज बिफोर इंडियन सोसाइटी। दहेज भारतीय समाज के सामने एक नैतिक और सामाजिक चुनौती है, स्पष्ट कीजिए। यानी ऐसे सवाल आएंगे, क्या ये हमारे समाज के सामने एक नैतिक और सामाजिक चुनौती है? तो देखते हैं किस प्रकार से ये सामाजिक और नैतिक चुनौती है। लिखो, यह है महिलाओं के विरुद्ध यातनाओं में बढ़ोतरी करती है। यह महिलाओं के विरुद्ध यातनाओं में बढ़ोतरी करती है। इट लीड्स टू एट्रोसिटीज टुवर्ड्स वुमन। इट लीड्स टू एट्रोसिटीज टुवर्ड्स वुमन। एट्रोसिटीज टुवर्ड्स वुमन। क्योंकि बेसिकली इसमें यह माना जाता है कि जो दहेज लाने की जिम्मेदारी है वो महिला की है। अगर महिला इन दहेज वाली एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाती तो उसके बहुत ज्यादा यातनाएं दी जाती हैं। इमोशनल यातनाएं हो सकती है, इकोनॉमिक यातनाएं हो सकती है, सोशल यातनाएं हो सकती है, ठीक है, फिजिकल यातनाएं हो सकती है। इमोशनल का मतलब जब भी वो खाना खाने बैठे उसी दौरान मोटी बात बोल देना, नहीं क्या सासू के द्वारा आना और उनको बोल देना कि ये भर जे खा रही है, नहीं क्या तेरे बाप ने दिया क्या था जो तू इतना खा रही है। ऐसे शब्द समाज के अंदर बोले जाते हैं। टॉर्चर कर दिया, यानी उसको जो ग्रास था वो भी मुंह के अंदर नहीं ले पाती और उसी दौरान उसे कई बार पीट दिया जाता है, कई बार जला दिया जाता है। ऐसे भी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखे होंगे समाज के अंदर, किसी महिलाओं को दहेज की पूर्ति ना करने के कारण उसे समाज में जला दिया गया। पीट देना फिजिकल एट्रोसिटीज हो गई। सोशल एट्रोसिटीज, कई बार महिला के द्वारा कहना कि मेरी छोटे भाई का विवाह है, मुझे जाने दीजिए, लेकिन मना कर देना कि नो, अगर गई तो वापस मत आना। ये सोशल एट्रोसिटीज होती है। कई बार हमारी इच्छा होती है अपने गांव जाने की, लेकिन उसके बावजूद हमें रोक देना कि अगर गए तो थारो और मारो संबंध कौन नहीं, यानी इतने ये बात बोल देना। मतलब कैसा एट्रोसिटी है ये? सोशल एट्रोसिटी है, होता है। इकोनॉमिक एट्रोसिटीज, बिल्कुल भी पैसा नहीं देना और कह देना कि तुम्हारे पिता के घर से तुम क्या लेके आई थी जो तुम्हारे को यहाँ पे एक्सपेक्ट करे, ये तो हम थे जो तुम्हारा विवाह हम लोग मेरे बेटे के साथ में करवा दिया, मेरा चांद जैसा बेटा और सोने जैसा। वो इस प्रकार के समाज के अंदर बातें की जाती हैं। आया समझ में थोड़ा बहुत? तो कौन सी यातनाओं को बढ़ाई देते हैं? ये महिलाओं के विरुद्ध यातनाओं को बढ़ावा देता है। इसलिए एक प्रकार से समाज के सामने भी चुनौती है, क्योंकि महिला समाज का हिस्सा है, पुरुष समाज का हिस्सा है, रिलेशन समाज का हिस्सा है, सास ससुर समाज का हिस्सा, माता पिता समाज का हिस्सा। व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता। तो हमारे को समाज में विश्वास कम करने वाली चीज ये है, यानी व्यक्ति का समाज के अंदर विश्वास खत्म हो जाता है। विवाह जैसा जो इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर विश्वास खत्म हो जाता है। फिर बहुत सारे लोग कहेंगे विवाह तो मैं तो बिल्कुल ही नहीं करूं ना, तो मेरे पिताजी के पास में एक मूवी देखना, दावत इश्क, ठीक है ना, परिणीति चोपड़ा की मूवी, आदित्य रॉय कपूर, परिणीति चोपड़ा और अनुपम खेर। उसके अंदर वो महिला मना कर देती है कि पिताजी जब इतना दहेज मांगा जा रहा है तो मैं विवाह ही नहीं करूं, ठीक है ना। लिखो, विवाह से दूर भागना। विवाह से दूर भागना। बहुत सारी जो महिलाएं, लिखो, मैनी गोज अवे फ्रॉम मैरिज। मैनी गोज अवे फ्रॉम मैरिज। बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि विवाह फिर प्रिफर ही नहीं करती, उनका विवाह से विश्वास ही उड़ जाता है, ठीक है, कि विवाह नहीं करें ये। अब दहेज ऐसी चीज है, कई कुछ लोगों को दहेज मिल नहीं पाता इसलिए वो विवाह नहीं करते, ठीक है, कि मेरे को प्रिफर्ड दहेज नहीं मिला इसलिए मैंने विवाह नहीं किया। कई बार महिलाएं नहीं करती है, दोनों ही सिस्टम चलता है। तो दोनों ही कह रहे हैं कि समाज के सामने विवाह जैसा एक पाइयस इंस्टीट्यूशन है, उसके सामने चुनौती
खड़ी हो जाती है। वह इसलिए समाज के सामने कैसी चिंता है? नैतिक और सामाजिक चिंता होती है। वुमन इज कंसिडर्ड एज अ थिंग, वुमन इज कंसिडर्ड एज अ थिंग, महिलाओं को वस्तु के रूप में मानना। वुमन इज कंसिडर्ड एज अ थिंग, महिलाओं को वस्तु के रूप में मानना। कि महिलाएं तो क्या है? वस्तु है, खरीद फरोख्त वस्तु की होती है। ठीक है, तो महिला को भी वस्तु मान लिया, यानी पुरुष तो वस्तु है ही यहाँ पर, क्योंकि खरीदा और उसे बेचा जा रहा है, लेकिन उसको खरीदा और बेचा जा रहा है, एक महिला को केवल क्या मान लिया कि वस्तु है, कि मैं इतना पैसा खुद को बेच रहा हूं इसके लिए। समझ में आ गया? तो इसीलिए हमारे इथिक्स के अंदर कहा गया है कि ह्यूमन बीइंग विल नॉट बी शैल नॉट बी यूज्ड एज ए मींस इट इटसेल्फ ए एंड। लिखो, मानव अपने आप में साध्य है न कि साधन, मानव अपने आप में साध्य है न कि साधन। ह्यूमन इज एन एंड नॉट ए मींस, ह्यूमन इज एन एंड नॉट ए मींस, मानव अपने आप में साध्य है न कि साधन। तो कुछ लोग शादी करते हैं किसी महिला के साथ में ताकि हमें दहेज मिल जाए, तो वहां पे उस महिला का उपयोग किस रूप में किया जा रहा है? उनके द्वारा अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए, पैसों के लिए उपयोग किया जा रहा है। और इथिक्स ये कहती है कि मानव को कभी भी साधन के रूप में उपयोग में नहीं लिया जाएगा, मानव अपने आप में ही कंप्लीट चीज है। समझ में आ गया? तो आप अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए विवाह कर रहे हो, आप अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए किसी महिला को साधन बना के विवाह कर रहे हो, मतलब अपने आप में वो एक अनैतिक क्रम हो गया है। गॉट इट? नेक्स्ट लिखो फिर, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लैंगिक भेदभाव, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत हो जाती है हमारी बेटी के जन्म के साथ में ही। बेटी का जन्म होता है तो उस दौरान कई जो बुजुर्ग होते हैं वो दुखी हो जाते हैं एकदम से, काई जन्मी की बेटी जन्मी, बेटी जन्मते उनका थोड़ा सा जो जोश होता है वो थोड़ा सा जोश कम हो जाता है। एक सामान्य जो हम लोग हॉस्पिटल्स के अंदर दृश्य देखते हैं वहां पे ऐसे सीन देखे जाते हैं, बेटा जन्मता है तो एकदम से 3-4 हवाइयां लग जाती है, क्योंकि बेटी, चलो थोड़ी देर बाद में वो नॉर्मल होते हैं कि नहीं बेटा बेटी सब कुछ एक समान है, लाओ मेरी बेटी को लेके आओ, वो 3 लाओ और 2-3 लाओ, ऐसी बातें शुरू कर देते हैं। उसके साथ में ही जो उनका बेटा होता है उसे हिदायत दी जाती है कि बेटा नई जिम्मेदारी आ गई, आज वो संभल चल, आज से तुझे संभल के चलना होगा, तेरे कंधे पे नई जिम्मेदारी आ गई है, इसे विवाह की जिम्मेदारी के बारे में सोच। अब वो जन्म ले लिया और आपने किस पे डाल दिया? पूरा का पूरा विवाह की जिम्मेदारी पे। अब उसी दिन से जो व्यक्ति है जिससे बेटी जन्मी है उसकी मेंटेलिटी ये हो जाएगी कि मेरे को इससे विवाह के लिए तैयारियां आज से ही शुरू कर देनी होगी। उसकी मम्मी रहेगी वो भी कि चिंता मत करो, मेरे पास में बाजू भी है, ठीक है ना, आर्ट भी है, जितना भी सामान है वो मैं डाल दूंगी, आप तो टेंशन मत करो, बस राजी हो, लाडू मंगाओ जी बेटी हुई है। ऐसा हम लोग समाज के अंदर देखते हैं, रहता है या नहीं रहता? अब यहीं से शुरुआत होती है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की। वहां से जेंडर, जब बेटा है और बेटी के बीच में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का कारण यह है, बेटी को माना जाता है कि तुम तो दूसरे घर की संपत्ति हो, साथ में तुम यहां से कुछ लेके जाओगे। बेटे को माना जाता है कि इसके द्वारा कुछ चीजें अर्जित की जाएगी, वो यहीं पे रहेगी। तो दोनों के बीच में क्या हो गया? डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत होती है। डिस्क्रिमिनेशन चीजों को लेके होता है, उपभोग को लेके होता है कि घर में कौन सी चीज बेटा उपयोग करेगा, कौन सी बेटी उपयोग करेगी। उसके बाद में डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है पढ़ाई को लेके। जब बेटी के द्वारा कहा जाए कि मुझे भी हायर एजुकेशन के लिए जाना है, कि हमारे पास में कोचिंग के पैसे नहीं है, हायर एजुकेशन के पैसे नहीं है, तेरे दहेज की तैयारी भी करनी है, इतना सोना भी देना है, ढंग का लड़का भी ढूंढना है, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है। बेटा है तो बेटे के कुछ तो आएगा ही, ऐसी बातें बोली जाती है, ये कोचिंग में पैसा लगा देंगे तो वापस लेके आ जाएगा। ये देख, सुनते हैं या नहीं सुनते? तभी तो समाज की बुराई है। जब हम लोग एग्जैक्ट चीजें सुनते हैं समाज की, तो हम लोगों को पता लगता है कि ये वास्तव के अंदर समाज के अंदर बड़ी नैतिक और सामाजिक बुराई है। समझ में आ गया? और महिलाओं को क्या समझ लिया जाता है? यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ लिया जाता है, इसीलिए उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है। जिस दिन हम किसी की जिम्मेदारी बन जाते हैं उसी दिन हमारे साथ में भेदभाव शुरू हो जाते हैं। समझ में आ गया? इसलिए अपने को खुद की जिम्मेदारी खुद ही बनना होता है, अदरवाइज हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन होना लाजमी है। कोई इसके अंदर ह्यूमन बिहेवियर है ये।
कैसा बिहेवियर? ह्यूमन बिहेवियर होता है। हो गया जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। फिर लिखो लो लिटरेसी इन गर्ल्स, लो लिटरेसी इन गर्ल्स, लो लिटरेसी। अब महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि जो पैसा लगना है वो तो आपके दहेज प्लॉट ले लेते हैं, प्लॉट के पैसे बढ़ेंगे, प्लॉट बेच के ब्याह कर देंगे। ऐसा हम लोग समाज के अंदर देखते हैं। इसलिए सरकार ने प्रयास किए हैं। आर्टिकल 45 कहता है 0 से 6 साल तक के लिए अर्ली चाइल्डहुड के राज्य की जिम्मेदारी, 6 से 14 साल के लिए राइट टू एजुकेशन, आपको कुछ पैसा ही नहीं देना। और सरकार के द्वारा अलग अलग स्कीम्स लाई जाती है ताकि किसी प्रकार से महिलाओं को पढ़ने से ना रोका जाए कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है। फिर भी लोग मान लेते हैं कि सरकार ने पढ़ाई फ्री की है, रहना फ्री थोड़ी किया है। रहेंगे वहां पे जाएंगे, 2-4 हजार और भी तो खर्चा होता है, वो भी हमारे पास में नहीं है। इसीलिए पुरुषों की तुलना में इन कंपेरिजन टू द मेल देयर इज अ लो लिटरेसी इन फीमेल्स देखा जाता है। इसका बड़ा कारण दहेज भी है और हम लोग आसपास में सुनते भी होंगे। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाया उन्होंने ये बेहतर उदाहरण दिया है कि हम लोग इसका बेहतर विवाह कर देंगे। बढ़िया टीका दिया आपसे हम लोगों ने, बढ़िया इसे डाइजा दिया था, आपने क्या दिया था पढ़ा के? समझ में आ गया? आया या नहीं आया? बस ये कारण रहता है। नेक्स्ट लिखो समाज की बुराई होगी। वापिस बताओ क्या क्या है समाज की बुराई में इसमें? एक बार सोशल और इथिकल चैलेंज, एट्रोसिटीज टुवर्ड्स वुमन, फिर वुमन इज कंसिडर्ड एज थिंग, फिर क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन, फिर क्या होता है? लो लिटरेसी, और क्या था? बहुत सारी महिलाएं विवाह से दूर चली जाती है, बहुत सारे लोगों का ब्याह भी नहीं हो पाता इस दहेज के कारण। बड़ी समस्या है या नहीं है? अब जब समस्या है तो भगवान बुद्ध ने कहा 4 आर्य सत्यों के अंदर धरती पे दुख है, दुख का कारण है, कारण है तो निवारण है, निवारण है तो मार्ग है। उसी अनुसार हम लोग भी इन सभी समस्याओं का निवारण भी करेंगे। द वे फॉरवर्ड लिखो, द वे फॉरवर्ड समाधान। अब हम लोग केवल यहां तक कि हमारे को पता है, कई लोग बोलते हैं मुझे पता है सब कुछ, पता तक काम नहीं चलेगा। हम लोग जब सिविल सर्वेंट से इसकी तैयारी करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि हम लोग समाज के लीडर बनेंगे। जो कोई लीडर होता है उसको हमेशा समाधान की सोचता है समस्या के, और हमेशा अपॉर्चुनिटीज को देखता है। इसलिए हमेशा अपने को समाधान पते होने ही चाहिए। लिखो पहला समाधान, द वे फॉरवर्ड इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट, लिफ्टमेंट। अब यहाँ पे न केवल महिलाओं का इकोनॉमिक और एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट करना है बल्कि पूरे समाज का ही करना है। जब व्यक्ति के पास में पैसा होता है तो वो पैसे के पीछे नहीं भागता। जब व्यक्ति के पास में शिक्षा होती है तो उसे पता लगता है कि डोरी एक प्रकार की बुराई है, उसका दिमाग खुलता है और वो अपने बेहतर तरीके से विवाह के बारे में निर्णय बेहतर लेता है, ना कि पैसों के पीछे भाग के वो निर्णय ले पाता है। समझ में आ गया? लेकिन समाज के अंदर ये देखा गया है कि ज्यादातर डोरी के पीछे वही भागते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। यह भी कारण रहता है क्योंकि हमारे समाज का जो ढांचा है उसके अंदर मध्यम वर्गीय परिवार ज्यादा है। उनके पास में एजुकेशनल सिक्योरिटी तो है लेकिन इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है, उनके पास में पैसा कम है, थोड़ी सी दिक्कत वहां पे हो जाती है। पढ़ तो लिया, इसलिए अपने को इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी इनको देनी होगी। जब समाज के अंदर इकोनॉमिक सिक्योरिटी आ जाएगी फिर व्यक्ति ऐसे नहीं आता कि कोई 20-25 लाख रुपए के लिए वो कह देता नहीं रहने दो रहने दो, ठीक है ना। किसी व्यक्ति को जिसके पास में लाखों रुपए हैं उसको कहेगी लो 51,000 मोटरसाइकिल रहने दो, नहीं है क्या? आप ही रखो। अब वो मना क्यों कर पाता है? क्योंकि उसके पास में मोटरसाइकिल भी है, उसके पास में 51,000 रुपए भी है। ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी से पढ़ा लिखा है तो उसे पता है समाज में अंदर ये बुराई है, और पढ़े लिखे व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है समाज की बुराइयों को दूर करना। क्योंकि हम लोग जब किताबों में तो पढ़ रहे हैं, ये कोर्स में पढ़ रहे हैं, किताबों में लिखा हुआ है तो हमारे को पता लगता है वास्तव में बुराई है। कई बार हम लोगों की किताबें नहीं पढ़ी होती, हमारे को ये पता नहीं होता तो हम लोग इसको बुराई मानते ही नहीं, हम इसको अधिकार मान लेते हैं कि दहेज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, इसलिए तो मैं पढ़ाई कर रहा हूं। लेकिन किताबें अपने को ये जिम्मेदारी देती है कि आप अपने में सुधार कीजिए। लिखो नेक्स्ट, मोर सिक्योर सोसाइटी फॉर वुमन, मोर सिक्योर सोसाइटी फॉर वुमन, मोर सिक्योर
सोसाइटी फॉर वुमन, सोसाइटी फॉर वुमन, वुमन, महिलाओं के लिए एक सिक्योर सोसाइटी की जरूरत है, क्योंकि बेसिकली जो दहेज है एक प्रकार से इथिकल और सोशल चैलेंज है महिलाओं के विरुद्ध में, ठीक है। तो सिक्योर सोसाइटी होगी तो उन्हें इकोनॉमिक सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होगी, उन्हें फिजिकल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होगी, उन्हें सोशल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सिक्योर है ऑलरेडी, किसी एक व्यक्ति पे निर्भर नहीं होगी, वो समाज पे निर्भर है। और जब कोई व्यक्ति समाज पर निर्भर होता है तो उसमें व्यक्तियों पे निर्भर नहीं होना पड़ता, और समाज हमेशा ऐसी बुराइयों से अगेंस्ट में ही जाता है। जब महिलाओं के विरुद्ध अपराध कम हो जाएंगे समाज के अंदर तो किसी प्रकार से दहेज की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी, रहेगी दहेज की जरूरत? जब उनके पास में खुद के पास में पैसा होगा तब उनको जरूरत नहीं रहेगी। तो समाज को हमारे को एक सिक्योर सोसाइटी बनाने की जरूरत है, समाज को बेहतर बनाने की जरूरत है। नेक्स्ट लिखो फिर, मोर एंटरप्रेन्योर्स इन सोसाइटी, मोर एंटरप्रेन्योर सोसाइटी, समाज को अधिक, मोर एंटरप्रेन्योर सोसाइटी, लिखो एंटरप्रेन्योर, प्रेन्योर, मोर ज्यादा उद्यमी समाज, उद्यमी नहीं उद्यमी, उद्यमी मतलब तो बदमाश, ठीक है, उद्यमी होता है एंटरप्रेन्योर, यानी उद्यमी ज्यादा समाज रहेगा, मोर एंटरप्रेन्योर सोसाइटी। अब जब मोर एंटरप्रेन्योर सोसाइटी होती है तो समाज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उसके अंदर दहेज के बारे में हम लोग सुनाई नहीं देता हमें। हम लोगों ने सुना अभी जैसे जिसका विवाह हुआ था प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास का, कि प्रियंका चोपड़ा के पिताजी ने तो वो तो नहीं रहे, लेकिन उनकी मम्मी ने कितना दहेज दिया था, सुना था? ईसा अंबानी का भी 2.5 चीज दी, ये भी हम लोगों ने नहीं सुना था, नहीं सुनते ना। कि जैसे कि कैटरीना कैफ और विक्की कौशल का विवाह हुआ तो वहां पे भी अपने को दहेज की बातें पता नहीं लगती है, यानी जैसे जैसे आप पैसे वाले हो जाते हो उसके बाद में हम लोग, यानी कि वहां पर हम लोगों को दहेज की बातें सुनाई नहीं देती। एंटरप्रेन्योर का मतलब लड़की भी कमा रही है लड़का भी कमा रहा है, यानी दोनों के दोनों सेटल्ड है। जहां जहां पे ऐसे एग्जांपल्स हमारे को देखने को मिलते हैं, जैसे कि हम लोग बहुत सारे आईएएस आईपीएस आरएएस इनको फॉलो करते हैं, जो आपस के अंदर दोनों ही डेवलप हैं वहां पर दहेज की बातें सुनाई नहीं देती। जहां पे बिजनेसमैन होते हैं बड़े बड़े इन्वॉल्व और सब डेवलप्ड है वहां पे भी अपने को दहेज की बातें सुनाई नहीं देती है। दहेज की बातें वहां सुनाई देती हैं जहां पे जॉब सीकर्स होते हैं, जॉब क्रिएटर्स नहीं होते हैं। जो जॉब सीकर होता है वो दर्द जानता है इकोनॉमिक कमी का, यानी आर्थिक जो उसने चीजें भोगी हैं, वो नाले के पास में बैठ के वहां पे क्या तंदूर की रोटियां खाता है। अब जो बाहर खाने जाते हो 25 रुपए रोहित भैया के पास में, ठीक है जी, खाना खा के अपना इससे काम चल जाएगा, ठीक है। हम लोग जुगाड़ करते हैं छोटा छोटा कि ठीक है जी यार एक चलो है 20 रुपए में खाना खा लो, इधर की ठीक है यार जी नाक बंद कर लूंगा लेकिन खाना खा लूंगा, ठीक है। वहां पे फिर वो व्यक्ति इकोनॉमिक संसाधनों की कमी से जूझता है तो वो फिर जब बनता है तो वो सारी की सारी चीजें बैलेंस करना चाहता है। उसको पता है मैं पैदल पैदल आता हूँ, गुजर की तड़ी से लेकर रिद्धि सीधे से मैं रोज पैदल आता हूँ, 4 किलोमीटर पैदल आता हूँ, 4 किलोमीटर पैदल जाता हूँ, चाहे 4 रुपए बचा लूंगा, क्योंकि 4 रुपए मेरे लिए बड़ी चीज है। और लोग जूस पी रहे होते हैं तब मैं देखता रहता हूँ उनको, फिर व्यक्ति देखता है कि अब मैं बन गया अफसर, अब मैं सब कुछ बैलेंस कर दूंगा, अब मेरे पास में गाड़ी भी होगी, जूस के लिए मिक्सर भी होगा, सब कुछ ले लूंगा मैं। और अब वो नौकरी करूंगा, फिर वो देखता है कि जब मुझे मिल रहा है सब कुछ मैं क्यों ना करूं, क्योंकि समाज में मेरे साथ में इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं थी, इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं थी, तो मैं भी अब यहाँ पे इकोनॉमिक इक्वलिटी को मेरे जीवन को मैं यहाँ पे समाप्त नहीं कर सकता। फिर व्यक्ति क्या कर लेता है, ये दहेज ले लेता है। लेकिन जब समाज के अंदर पैसे वाले जॉब क्रिएटर्स होते हैं वो खुद पैसा कमा लेते हैं, उस दौरान वो क्या कर लेते हैं जी कोई दिक्कत नहीं है, जिस कोई पैसा लेने की जरूरत नहीं है, कोई 2-4 लाख रुपए आपको चाहिए कि अपने अपनी व्यवस्था बेहतर हो जाए, कोई पुल वूल लगवाने हो तो मैं दे दूंगा। ऐसे भी लोग होते हैं ना, मिल बांट के कर लेंगे दोनों, आधे आप देना आधे हम लोग दे देंगे, सबको जिम्मा देंगे खाना, ठीक है। उसके अंदर सबको बेहतर टेंट कर लेंगे, बेहतर अपना एकदम शानदार विवाह करेंगे, बट बढ़िया प्री वेडिंग शूटिंग भी करवा लेंगे, आधे आधे बांट लेंगे हम लोग पैसा। ऐसा होता है या नहीं होता? वो एंटरप्रेन्योर सोसाइटियों में होता है। जो सीकर्स होते हैं उन सोसाइटियों में नहीं होता है, वहां पे हमारा सीना 56 इंच का होता है और हम लोग अकड़ के बैठ रहते हैं।
हाँ 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 हाँ, और अगला जो आता है वो रिक्वेस्टिंग मूड के अंदर आता है। ठीक है, क्या तो कोई बड़ा मंत्री आएगा, वो ये कर ले ब्याह चुपचाप इसको सेटल करो रे नहीं क्या, नहीं नौकरी करना सिखा देंगे तेरे को, तो वो फिर हम लोग झुक जाते हैं। क्या हमारे को मिलता है जी, कोई देने आ रहा है तो उस दौरान हम लोग थोड़े से उस वेव के अंदर रहते हैं। और जो जॉब क्रिएटर्स होते हैं वो ऐसा व्यवहार नहीं करते, थोड़ा सा देखते हैं समाज में, इसीलिए समाज की है। लेकिन धीरे धीरे समाज में बदलाव आ रहा है, बहुत सारे लोग अब इनसे दूर जा रहे हैं। जा रहे हैं, नहीं जा रहे, क्यों जा रहे हैं वो लोग, उनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो रही है, कई बार उनकी मेंटल जैसे अवेयरनेस ज्यादा आ रही है, एजुकेशनल अवेयरनेस ज्यादा आ रही है। नेक्स्ट लिखो फिर, वुमन शुड स्टैंड फॉर वुमन, वुमन शुड स्टैंड फॉर वुमन। महिलाओं को महिलाओं के लिए खड़ा होना पड़ेगा, वुमन शुड स्टैंड फॉर वुमन। दहेज के मामलों में एक महिला की सबसे बड़ी दुश्मन एक महिला ही होती है। जब महिला के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता तभी बाकी के लोग, जो सबसे ज्यादा कुचरनी करवाई जाती है वो करवाई जाती है महिला के द्वारा। ल फोन कर, मैसेज कर, बता वन ये चीज भी कमी है, पिछली बार भी ये कम लेके आ गए थे, इस बार तो ये करना ही पड़ेगा, नहीं है क्या सगाई में कम दिया, इस शादी में ये ज्यादा देना पड़ेगा। इस प्रकार से कुचरनी, बार बार मैसेज दिखा, बोल दिया कि फोन कर, स्पीकर ऑन कर, फिर सुना मेरे को, ऐसी बातें करवाई जाती है। जब महिलाएं महिलाओं के लिए खड़ी हो जाएगी उस दौरान ये समस्या नहीं आ सकती। समझ में आ गया, सास जब अपनी बहू को बेटी मान लेगी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये हो जाएगा, फिर हमारे समाज के अंदर दहेज जैसी बीमारी से हम लोग छुटकारा पा लेंगे। सही बात है, गलत? सही है, आता है समझ में? चलो ठीक है, क्योंकि हम लोग सब समाज से आते हैं, सब ने ऐसी चीजें अपने आसपास में देखी होगी, देखा है? चलो नेक्स्ट लिखो फिर, मैरिज शुड बी चॉइस। एक मिनट बंद करना इसको। मैरिज शुड बी चॉइस नॉट लाइबिलिटी, लिखो, मैरिज शुड बी चॉइस, मैरिज शुड बी चॉइस नॉट लाइबिलिटी। मैरिज एक, विवाह एक चॉइस होनी चाहिए, न कि लाइबिलिटी। यहां पे विवाह को जब लाइबिलिटी बना दिया जाता है तब जो लड़की है उसे पिता को हर हाल में दहेज देना पड़ता है। जब उसके पास में चॉइस होती है खूब सारी, तब उसके पास में बिना दहेज देने वाले भी मिल जाते हैं, और उसको बहुत बेहतर विकल्प उसके पास में होते हैं। कई बार महिला के पास में चॉइस नहीं होती, कई बार महिला की जो लड़की है उसे पिता के पास में चॉइस नहीं होती। बेसिकली इसे क्या मान लिया गया, एक प्रकार से विवाह को लाइबिलिटी मान लिया गया है। पहली बात तो ये कि आपको हर हाल में करना ही है, और करना है तो इसी एज ग्रुप में कर लेना है, कि आपको इसी आयु वर्ग के अंदर विवाह करना ही होगा हर हाल के अंदर। वेदर यू आर नॉट इकोनॉमिकली सिक्योर, आप आर्थिक रूप से सिक्योर हो या नहीं हो उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको हर हाल में विवाह करना ही होगा। तो लाइबिलिटी बन गया एक प्रकार से विवाह। विवाह जब लाइबिलिटी बन जाता है तो उसके साथ में जब एक बुराई अटैच हो जाती है तो उस बुराई के साथ में खूब सारी बुराइयां भी अटैच होने लग जाती है। पुराने जमाने में विवाह एक प्रकार से चॉइस था, व्यक्ति अपनी चॉइस से विवाह करता था। भगवान श्री राम ने अपनी चॉइस से विवाह किया, इसलिए उनकी इच्छा थी, इसलिए उन्होंने शिव धनुष को तोड़ा और माता सीता के साथ में विवाह किया। कृष्ण जी को विवाह करना था तो रुक्मणी जी को लेके आ गए और विवाह कर लिया। यानी कि हम लोगों ने जितने भी इतिहास या पौराणिक कथाओं के अंदर जो भी पात्र देखते हैं, सभी पात्रों ने अपनी चॉइस से विवाह किया, चॉइस से विवाह किया, इसलिए वहां पे किसी प्रकार का दहेज हम लोगों के द्वारा नहीं सुना जाता कि दहेज के अंदर ये चीज दी गई थी। समझ में आ गया? बाद के अंदर ये जब साम्राज्य विस्तार का पार्ट बन गया तब हम लोग देखते हैं कि विवाह के अंदर दहेज देना एक बात बन गई थी। जैसा कि 1395 के अंदर इंदा प्रतिहारों ने चुंडा जी को मंडोर दहेज में दिया, तो 1600 के अंदर 1665 के अंदर पुर्तगालियों ने ब्रिटिश प्रिंस को बॉम्बे गिफ्ट के अंदर दे दिया था। आया समझ में? क्योंकि वो साम्राज्य विस्तार का पार्ट था, और जब व्यक्ति की चॉइस होती है वहां पे उसे न तो साम्राज्य विस्तार करना, न कोई इकोनॉमिक सिक्योरिटी लेके आनी है, उसे जीवन जीने के लिए एक पार्टनर चाहिए होता है, जिनके साथ में उसकी बेहतर ट्यूनिंग बैठती है, जिसके साथ में उसको रहना बेहतर लगता है, और उन्हें लगता है कि हम लोग अपनी जो सोशल जिम्मेदारियां हैं और अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी जाएंगे।
वहां पे किसी प्रकार की शर्तें नहीं होती, कंडीशंस अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता वहां पे, केवल क्या होता है, मन मेल खाते हैं। आया समझ में? ये क्या है, इससे रिलेटेड। अगला लिखो, सोशल अवेयरनेस एंड इथिकल अपलिफ्टमेंट, सामाजिक जागरूकता व नैतिक उत्थान, सोशल अवेयरनेस एंड इथिकल अपलिफ्टमेंट, सोशल अवेयरनेस एंड इथिकल अपलिफ्टमेंट, इथिकल अपलिफ्टमेंट, अपलिफ्टमेंट। सामाजिक जागरूकता आती है, जैसा कि हम लोग आजकल देख रहे हैं हमारे समाजों में, उसके अंदर कहा जाता है कि किसी व्यक्ति, किसी लड़के ने जो बेहतर सेटल्ड था, उसने 1 रुपया नारियल लिया, ऐसा हम लोग देखते हैं, या दहेज लौटाया, 21 लाख रुपए लौटाए, 11 लाख लौटाए, 5 लाख, 50,000, जो भी जिसकी जैसी श्रद्धा थी वैसे उसने लौटा दिए। मना कर देना कि दहेज लेंगे ही नहीं, कुछ लोग लौटाते हैं, कुछ लोग पहले से ही मना कर देते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा शो ऑफ नहीं करना है हमारे को। दूसरा क्या होता है कि डोरी कंपटीशन नहीं करेंगे हम लोग समाज के अंदर, क्योंकि डोरी अपने आप में कंपटीशन हो गया है। जब हम लोग किसी सोनी जी के जाते हैं तो सोनी जी कहते हैं उन्होंने ऐसी आर्ट बनाई थी, भाई विचार, तो व्यक्ति कंपटीशन करता है कि वहां पे इनके 15 तोड़ा की बनी थी तो हमारे 20 की होनी चाहिए कम से कम, और दिखनी चाहिए पूरे गांव में किसी के नहीं बनी। ऐसा कंपटीशन है हमारे यहाँ पर, और कंपटीशन को थोड़ा सा सामाजिक रूप से कम करेंगे, सो ऑफ नहीं करेंगे। समझ में आ गया? तब हम लोग इस बीमारी से दूर जा सकते हैं। नेक्स्ट लिखो, पेनल प्रोविजंस। जब जो लातों के भूत होते हैं कई बार बातों से नहीं मानते, ज्ञान की गंगा उनके शुद्ध नहीं कर सकती, उस दौरान वहां पर उनको शुद्ध किया जाता है दंडात्मक कार्रवाइयों से। जब दंड का प्रावधान हो जाता है तब व्यक्ति क्या होता है कि कहना मानता है, तो दंड बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दंड विधान लिखो, पेनल प्रोविजंस, दंड विधान, पेनल प्रोविजंस। इसके लिए कौन सा एक्ट बनाया गया है? डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ठीक है ना। डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, सन 1961 में संविधान के लागू होने के 12वें साल के अंदर ही हम लोगों ने ये एक्ट बना दिया था। संविधान के बनने के 12वें साल के अंदर एक्ट बना दिया था, क्योंकि दहेज उस जमाने के अंदर अपनी जड़ें फैलाने लग चुका था। हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं था, समाज के अंदर बहुत सारी बुराइयां थी, जाति प्रथा थी, छुआछूत जैसी बीमारियां थी, और ये और बीमारी आ गई थी, नशा फैल रहा था। तो ऐसी बीमारियां जब बढ़ रही थी तो सरकार ने कहा कि कई बार हमारे को दंडात्मक रूप से भी लोगों को डराना जरूरी होगा, डर के मारे वो कई बार इस बात को मान लेंगे और सुधर जाएंगे। हम लोग सुधरते हैं डर के मारे, इसलिए एक्ट बनाया गया। अब देखो लीगल प्रोविजंस क्या क्या है। लीगल प्रोविजंस, विधिक प्रावधान, विधिक प्रावधान, ये तो पेनल प्रोविजन से सुधार करने के लिए, अब है विधिक प्रावधान, लीगल प्रोविजंस, लीगल प्रोविजंस, प्रोविजंस, लीगल प्रोविजंस क्या कहते हैं? पहला प्रावधान है, एनी पर्सन गिव्स, लिखो, एनी पर्सन गिव्स टैक्स और अबेट्स द गिविंग और टेकिंग डोरी, एनी पर्सन गिव्स टैक्स और अबेट्स द गिविंग और टेकिंग डोरी, कोई भी व्यक्ति जो दहेज कोई भी व्यक्ति जो दहेज लेता है, देता है, या उकसाता है, ठीक है, 3 ही कंडीशन हो सकती है। दहेज, एनी पर्सन गिव्स टैक्स और अबेट्स, ABETS, अबेट्स, अबेट्स, एनी पर्सन गिव्स टैक्स और अबेट्स द गिविंग और टेकिंग डोरी, कोई भी व्यक्ति जो दहेज लेने देने, कोई भी व्यक्ति जो दहेज लेता है, देता है या उकसाता है, लिख लिया। अब उसको क्या क्या सजा मिलेगी, लिखो, मिनिमम 5 वर्ष की जेल, मिनिमम 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट, मिनिमम 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट, 5 साल तक की सजा हो सकती है, और 15,000 रुपए जुर्माना।
विच एक्सटेंड्स टू अमाउंट ऑफ डोरी, 15,000 का जुर्माना या दहेज की राशि, और जो ज्यादा होगी वही उस पर अप्लाई की जाएगी। यानी किसी व्यक्ति ने दहेज दिया तो भी मिनिमम जेल 5 साल की, दहेज लिया तो भी मिनिमम जेल 5 साल की, और दहेज के लिए बीच के अंदर बिचौलिए का काम किया, ये भी दे दो और ये भी दे दो, और ठीक है ना, और बीच में अवेट करता है कोई भी व्यक्ति, उसको भी कितने साल की, 5 साल की, और कितने हजार रुपए जुर्माना मिनिमम, 15,000। मैक्सिमम कितना हो सकता है, जितना दहेज की राशि है, और जो ज्यादा होगा वही उससे वसूला जाएगा। समझ में आ गया? तो कभी भी अपने को ना तो दहेज लेना है, ना दहेज देना है, ना दहेज के लिए उकसाना है किसी को। समझ में आ गया? कि कई व्यक्ति बोलते हैं ना, जी मैं तो नत्तू दिला देती हूँ, यानी कि मैं तेरे को इतना दिला दूंगा, जैसे कि वो पेपर खोल के बैठ जाते हैं, उसके बाद देखो ऐसा ऐसा दिया था, ये दिया था। वैसी बातें नहीं करनी होती। हमारे को कई बार कानून का पता नहीं होता और हमारे द्वारा अपराध कर दिया जाता है, तो हमारे को कानून का पता होना चाहिए। एज ए सेंसिबल सिटीजन, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, इथिकल सिटीजन, सिटीजन विद सिविक सेंस। ठीक है, लिखो आइए। डिमांड, अब इसमें मांग क्या होती है? डोरी डिमांड होती है, लिखो डिमांड, मांग। दहेज की मांग क्या होती है? डिमांड, डिमांड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम पेरेंट्स और रिलेटिव्स, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माता पिता या रिश्तेदारों से। डिमांड डायरेक्टली मांग ली जाती है, कई बार इनडायरेक्टली मांगा जाता है। हम लोग किसी और के कान में कहते हैं घुमा घुमा जी बुआ जी, फिर उनको कहेंगे, फिर घूम के बात आएगी। समझ में आ गया? कई बार हम लोग अलग तरीके से मांग करते हैं, नहीं ये तो सही नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ये तो नहीं है, मैं तो जैसे कम से कम फॉर्च्यूनर में चलता ही हूँ, उससे नीचे तो मैं चलता ही नहीं हूँ, नहीं भले ही मैं 11 नंबर गाड़ी में चलता हूँ, लेकिन हमारे द्वारा ये कहा जाना कि अब तो मैं आरएएस बन गया, थानादार बन गया, तो इतना तो लूंगा ही मैं। तो वो क्या है, एक प्रकार से मांग है। अप्रत्यक्ष हो सकती है, प्रत्यक्ष हो सकती है। और किससे मांग होती है? पेरेंट्स से, रिलेटिव से या गार्जियन से। अगर तीनों में से किसी से ही हम लोगों ने मांग की है, वो डिमांड के अंदर आ जाएगी। रिश्तेदार से भी मांग नहीं कर सकते, यानी कि हम लोग ना केवल पेरेंट्स से, बल्कि अगर रिश्तेदार को भी हम लोगों ने मांग कर दी है तो भी हम लोग डिमांड की कैटेगरी में आ जाते हैं। ये डिमांड शुरू होती है जैसे ही आपका तिलक हो गया, तिलक होते ही आपकी कहानी स्टार्ट हो जाती है, उससे लेके विवाह के बाद तक ये चलती रहती है। समझ में आया? लिखो इसके अंदर, मिनिमम 6 मंथ जेल, मिनिमम 6 मंथ जेल, 6 महीने की जेल, मांगने पर 6 महीने की जेल है, जो 2 साल तक हो सकती है, एक्सटेंड टू 2 years, 6 से 2 वर्ष तक की जेल, 6 महीने से 2 वर्ष तक की जेल, विच एक्सटेंड्स टू 2 years। ये जो जस्टिस होंगे वहां पे उनके निर्भर करेगा, 2 साल भेजना है, 6 महीने। और जुर्माना देना होगा अप टू 10,000, 10,000 रुपए जुर्माना। अब हम लोगों ने देख लिया कि दहेज ले लिया तो कितने साल तक, मिनिमम 5 साल तक, जुर्माना 15,000 रुपए, और दहेज की मांग कर दी तो 6 महीने से लेके 2 साल तक, और कितना जुर्माना, 10,000। कई बार एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं, सही है, हमारे को चाहिए लंबी खानदानी गौरवर्ण बहू, ऐसा एडवर्टाइजमेंट हम लोग देखते हैं, मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, पुराने जमाने के अंदर इनकी खास जरूरत हुआ करती थी, बहुत सारे लोग संडे को यही लेके बैठा करते थे ताकि उन्हें वो मैच मिल जाए। अब उस एडवर्टाइजमेंट में हम लोग नहीं लिखा सकते कि दहेज की राशि 21 लाख टीका, फॉर्च्यूनर, क्रेटा, या हमारी जिप्सी, स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल, ऐसी बातें हम लोग नहीं लिख सकते अंदर। अगर कोई व्यक्ति लिख देता है, क्योंकि आज हम लोगों ने ऐसा कभी देखा नहीं, लेकिन पहले जमाने के अंदर ये हुआ करता था। आप जब भी किसी साइट पे जाते हो, वहां पे अपना बायोडाटा लिखते हो, क्या कभी किसी व्यक्ति का देखा ऐसा बायोडाटा जिसके अंदर दहेज की राशि लिखी हुई हो? कि नहीं, मिनिमम दहेज इतना नहीं देखते। या उसमें ऐसा भी नहीं लिखा हुआ था कि उसमें लिखा हुआ था एल्डर सिस्टर, कि हम लोगों ने अपनी एल्डर सिस्टर को इतना दिया था, देखा कभी? यंगर सिस्टर जी, उनको इतना दिया था, मतलब हम इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं ये। अगर हम लोगों ने उनको ये बता दिया और बेसिकली अगर वहां पे लिख दिया तो हम इनडायरेक्टली करना चाह रहे हैं, तो वहां पे भी हमारे पे कानूनी रूप से बैन लगाया जाता है। लिखो, बैन ऑन एडवर्टाइजमेंट, लिख लिया। इश्तिहार पर रोक, इश्तिहार पर रोक, बैन ऑन एडवर्टाइजमेंट।
अगर किसी ने ये छपवा दिया तो 6 महीने से 5 वर्ष तक की जेल, 6 से 5 वर्ष तक की जेल और 15,000 रुपए जुर्माना। लिखो 6 महीने से 5। इश्तेहार पर रोक, यानी दहेज का इश्तेहार नहीं छपा सकते हम लोग। आया समझ में कि दहेज का इश्तेहार नहीं छपा सकते, ये बात कहना चाह रहे हो। अगर किसी ने छपा दिया तो 6 महीने लेके 5 साल तक की जेल हो जाएगी, 10,000 रुपए 15,000 रुपए उस पर जुर्माना हो जाएगा। फिर एक बात और लीजिए कि इसी एक्ट के अंदर कि अगर किसी व्यक्ति ने करार किया है कि हम लोग आपके विवाह करेंगे तो आप हमें दहेज के अंदर इतने बीघा जमीन, ये गाड़ी, इतना सोना और इतना पैसा टीके के अंदर जान की जमारी में इतना सारा पैसा देना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ है तो वो एग्रीमेंट वॉइड है या एक्सेप्टेड है? वॉइड है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये कहता है कि कोई भी इलीगल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अपने आप में वॉइड होता है, एब इनिशियो, शुरुआत से ही वॉइड हो जाता है। लिखो ऐसा दहेज का करार सुनने मानने होगा। कई बार हम लोग चले जाते हैं कि स्टाम्प पे लिखवाया था आपने, तो अब स्टाम्प पे क्योंकि बेसिकली विवाह शादी में ऐसे हम लोग प्रकरण देखते हैं, वहां पे स्टाम्प पे लिखवाया जाता है, बकायदा कहा जाता है स्टाम्प पे लिखवा लो, हम लोग ये दे देंगे। लेकिन उस स्टाम्प की कोई वैलिडिटी कोर्ट में जीरो वैलिडिटी, कोई वैलिडिटी नहीं होती उसकी, वो वॉइड होता है। तो आप कहीं पे भी, आपने तो खुद के खिलाफ एविडेंस क्रिएट कर दिया एक तरह से, वो आपके विरुद्ध एक एविडेंस साक्ष्य हो गया है और उसकी कोई कीमत नहीं होती। समझ में आ गया? एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। दहेज से संबंधित करार सुनने होते हैं, दहेज से संबंधित करार सुनने होते हैं। और दहेज का अगर आप पे आरोप लग गया तो ये जिस व्यक्ति पे आरोप लगेगा उसी व्यक्ति पे बर्डन ऑफ प्रूफ भी रहेगा कि उसी व्यक्ति को प्रूफ करना है कि मैंने ना तो दहेज मांगा था ना मैंने दहेज लिया है। ये सारी की सारी जिम्मेदारी जिस व्यक्ति पे आरोप लगाया गया है उसी की ही रहेगी। लिखो बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ अक्यूज्ड। देखो अभियुक्त पर ही बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ। अब वो प्रूफ करो जी मैंने नहीं लिया, फिर वो कैमरे की रील लेके आता है, फोटो में लेके आता है, बुआ जी को लेके आता है, सबको लेके आ जाता है, मामो सागो ए टू जेड जितने भी रिलेटिव है सबको लाएगा, बताओ इनको मैंने दहेज नहीं मांगा था। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जब किसी को अधिकार मिलते हैं तो उन अधिकारों का दुरुपयोग करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया जाता है। तो बहुत सारे केसेस हैं, आज की ही एक खबर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो सेक्शन 498 ए है आईपीसी का, उसका दुरुपयोग किया जाता है महिलाओं के द्वारा बार बार। समझ में आ गया? उसके लिए भी फिर कई बार कुछ महिलाएं इसका दुरुपयोग कर देती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कई बार आपकी खुन्नस किसी और चीज को लेके और आपने निकाल दी दहेज वाली बात, तो लिखो इसके अंदर सेक्शन 498 है आईपीसी, भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए, सेक्शन 498 ए आईपीसी। और ये प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है। 498 ए, नाम नहीं सुना कभी भी? आईपीसी 498 ए, 498 ए। लिखो हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ अ वुमन सब्जेक्टिंग हर टू क्रुएलिटी। लिखो हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ ए, हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ अ वुमन सब्जेक्टिंग हर टू क्रुएलिटी। लिखो महिला के विरुद्ध पति या पति के रिश्तेदारों के द्वारा क्रुएलिटी करना, महिला के विरुद्ध पति अथवा पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रुएलिटी करना, क्रुएलिटी करना, क्रुएलिटी क्रूरता, क्रुएलिटी क्रूरता करना। अब इस क्रूरता के अंदर क्या होता है, उसको पिटाई करना, कई बार किसी वैल्यूएबल थिंग के लिए, यानी कुछ मूल्यवान वस्तु के लिए, सिक्योरिटी के लिए, एक प्रकार से दहेज के लिए पिटाइयां की जाती थी। समझ में आ गया? तो महिला को कई बार तो क्या होता है कि इतना ज्यादा उसको टॉर्चर किया जाता कि वो आत्महत्या कर लेती, अबेटमेंट फॉर द सुसाइड, यानी 306 भी लगता है फिर उसमें। कई बार उसको इमोशनली, मेंटली, फिजिकली टॉर्चर कर दिया जाता था, सोशली टॉर्चर करना।
जिस भी महिला को विवाह के बाद में टॉर्चर किया जाता है, वो सारी की सारी जिसमें आती है 498 ए के अंदर आती है। इट वॉज अ प्रोटेक्शन फॉर द वुमन्स बट समटाइम्स वुमन मिसयूज्ड दिस प्रोटेक्शन। तब फिर उनके अधिकार कम, पहले ये नॉन वेलेबल ऑफेंस हुआ करता था, आजकल ये वेलेबल ऑफेंस हो गया है, ये जमानत मिल जाती है इसके अंदर। समझ में आ गया? तो ये था। और इसके अंदर जो सजा रहती है 3 साल, लिखो सजा 3 साल प्लस फाइन। हाँ 498 में 3 साल प्लस फाइन। कई बार हम लोग सुनते हैं ये 498 है, ये लगा दिया उसने 498 है लगा दिया। जब भी पति और पत्नी के विवाद होते हैं तो सबसे पहले पत्नी के द्वारा जो पति पर धारा लगवाई जाती है वो लगवाई जाती है 498 ए। पता होगा ये आसपास में। फिर उनके जब मैटर चलते हैं तो हमारे को पता लगता है जी ये क्रूरल्टी की धारा भी लग रही थी सरकार पर। ठीक है, ये था हमारा दहेज। 3 साल प्लस फाइन, जुर्माना 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 वो डिपेंड करता है। वेरी गुड, ठीक है ना। जब जज बनोगे तो सब कुछ आने लग जाएगा आप लोगों को। तो समाज की क्या, किसमें, वो लो में देखेंगे। अभी इसको ओवर कर लेते हैं। इसका बर्डन ऑफ प्रूफ, रुको 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 रुको, ठीक है, क्या बोल रहे हो? बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द अक्यूज्ड, यानी कि जो आपको बर्डन ऑफ प्रूफ है, बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब प्रूव आपको ही करना होगा, जिसपे आरोप लगा है उसको प्रूव करना होगा कि मैंने ऐसा नहीं लिया था। तो बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द अक्यूज्ड। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो दहेज हमारे समाज के सामने कौन कौन सी एक सामाजिक समस्या है, नैतिक समस्या है, लीगल समस्या भी है समाज के सामने, क्योंकि इससे रिलेटेड कानून बन रखा है। और जब समाज में दहेज लिया जाता है तो कानून की भी धज्जियां उड़ाई जाती है, नैतिकता की धज्जियां उड़ाई जाती है, और सामाजिक नियम कायदों की भी धज्जियां उड़ाई जाती है। तो समाज के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम लोग जब नौकरी लग जाते हैं और हमारी जब ज्वाइनिंग होती है तब भी हमारे से फॉर्म भरवाया जाता है, वो भी हमारे लीगल प्रोविजंस में आता है। तो लिख लो एक बात, ठीक है ना, डोरी, दहेज न लेने का फॉर्म भरना ज्वाइनिंग के दौरान, कि हमने दहेज नहीं लिया था, ये फॉर्म भरना, ना तो दहेज लिया था ना भविष्य में अगर मेरी शादी हुई तो मैं दहेज लूंगा। इससे रिलेटेड भी एक फॉर्म भरवाया जाता है, वो हमें भरना होता है। तो ये सरकार के द्वारा काम किए जा रहे हैं। और ऐसी समस्याओं का निवारण तब होता है जब समाज अवेयर होता है, समाज ज्यादा से ज्यादा नैतिक बनता है। एक नैतिक समस्या है, आया समझ में? बस इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर देना है, सोशल अपलिफ्टमेंट करना है और मॉरल अपलिफ्टमेंट कर देना है। ये दहेज रूपी समस्या हमारे समाज से दूर हो जाएगी। धन्यवाद।